हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज का टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के अलावा हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और पंचायत म्यूनिसपैलिटी आर्टिकल्स 370 और 371 में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहाँ से हमेशा एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वो हम कवर करने जा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन स्थिति में जो भी हमें कुछ कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल तुरंत हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 18 में अच्छे से डिफाइन किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस को। एंड द आर्टिकल्स दैट आर कंसर्न विद इमरजेंसी प्रोविजंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 352 एंड इट गोज ऑन टू 360 यानी कि 352 से लेकर 360 के अंदर कवर्ड है पूरे के पूरे इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल नाम ही में देखिए राष्ट्र की आपातकालीन कोई स्थिति को ही नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर आता है पूरे के पूरे भारत की सिक्योरिटी या कोई एक पार्ट अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अगर हाँ वॉर नहीं हुई तो भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। यानी कि कोई भी ऐसी परेशानी जहाँ प्रेसिडेंट को लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेक ओवर करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेसिडेंट खुद भी नहीं कर सकता, इसको कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। आगे हम देखेंगे इसको। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टाइप की जो है परेशानी में जो कि आर्म्ड रिबेलियन है, इसका नाम बदल के आर्म्ड रिबेलियन भी कर दिया गया था। ऐसी दिक्कत में इमरजेंसी में जो है नेशनल लेवल लगती है। प्रेसिडेंट कैन अनाउंस ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगवा दी थी फखरुद्दीन प्रेसिडेंट साहब के दौर में, तब दिक्कत हो गई थी, इसीलिए उसके बाद अमेंडमेंट ला किया गया और ये श्योर हुआ कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी लागू करा सकते हैं जब रिटन रिकमेंडेशन हो कैबिनेट का। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस जो है आपसे पूछ लेता है बहुत बार, ये केस कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे कि विशाखा वाला केस सेक्सुअल हरासमेंट से है। केशवानंदा भारती वाला केस बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आप लोग। उसके अलावा वेंकट बहुत सारे केसेस हैं, तो आप वो देख लेना जो एनसीईआरटी में मैंने पहले भी कवर कर रखे हैं। तो मिनर्वा मिल्स वाला केस जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी चैलेंज ऑन कोर्ट। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि इमरजेंसी लागू हो सकती हो रही है, इस चीज को चैलेंज कर सकते हो आप कोर्ट में। ठीक है। पार्लियामेंट टू अप्रूव विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। तो जिस दिन मान लीजिए मुर्मू मैडम ने बोल दिया कि भैया आज से इमरजेंसी लग गई, तो उसके 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा रेजोल्यूशन अप्रूविंग और कंटिन्यू अच्छा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है? सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि एक तरह से ओवरराइड कर लेता है कि सेंटर पूरी की पूरी स्टेट की पावर को ओवरराइड कर लेगा और वो डायरेक्शन देगा स्टेट को कि ऐसा करना है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड, इट्स ओवर रिडन। सस्पेंड नहीं होता है, देखिए कितने अच्छे वर्ड यूज करेगा। इट्स नॉट सस्पेंडेड बट इट इज ओवर रिडन, है ना, ओवरराइड कर लेता है ये क्लॉजेस को। तो आपके एग्जाम में आ जाएगा सस्पेंड हो गया है, ओवरराइड हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा ओवर रिडन है। ये चीज बेसिकली फैक्ट्स फैक्ट्स पूछता है। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज इन ऑपरेटिव इन 6 मंथ्स। ये बेसिक सी चीजें हैं, आप बार बार पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। और क्वेश्चन अच्छा, कल की वीडियो में जहां तक का चांसेस है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और आप अपनी तैयारी को खुद से ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है। आर्टिकल 320 एंड 321 आर नॉट सस्पेंडेड। यानी कि आर्टिकल 320 और 321 सस्पेंडेड नहीं होते हैं। अब आप लोग कमेंट करिए कि आर्टिकल 20 और 21 किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और पिछले 2-3 स्लाइड में मैंने कवर करा है कि ये आर्टिकल जो आपकी जो मूलभूत राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल ये क्वेश्चन CDS 2019 के फर्स्ट वाले एग्जाम में आ रखा है। आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं चाहिए रहता है। ठीक है। अच्छा, ऑन ड्यूरिंग वॉर, ये जब कोई आर्म्ड रिबेलियन है, आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे ये सस्पेंड नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट इस पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, ओनली देयर इन्फोर्समेंट इज। वो शब्द देखिए ना लेजिस्लेचर का, कितना बढ़िया लगा यूज कर रखे हैं कि मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं है, बस उनका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता उस टाइम पे। ठीक है। तो सस्पेंड कभी होते ही नहीं फंडामेंटल राइट्स, विच मीन्स लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन। ठीक है। लोकसभा की पावर रहती है रिवोक कर ले इस चीज को। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? आर्टिकल 356। तीन टाइप की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है प्रेसिडेंट रूल। अब तीसरी जो है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अब पहले दूसरी पढ़ा जाए। प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, आर्टिकल 356 में कवर्ड है। सी 2009 में भी आ रहा है कुछ। अगर कहीं किसी स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संविधान की तरह से जो प्रोविजन चलने चाहिए वो नहीं चल रहा है, या
ऐसी कोई दिक्कत है जहाँ प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि उनको अब स्टेप अप करना पड़ेगा और उनको चार्ज लेना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट को लगता है। ठीक है, यानी कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में कुछ दिक्कत हो, स्टेट को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो प्रेसिडेंट रूल तुरंत लग जाता है। प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज टू। जब उनको कोई गवर्नर बोले कि भैया ये स्टेट ढंग से नहीं चल रहा, इस पे एक्शन लो, रिक्वेस्ट करेंगे, तो शायद प्रेसिडेंट साहब माने और इस पे प्रेसिडेंट रूल लागू करें। या खुद से भी उनको लगेगा भैया ये स्टेट में दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाएगा। इट मस्ट अप्रूव प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, 2 महीने में जो है प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अब आप बताइए, आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ था, जम्मू कश्मीर वाला, तो वो कहाँ से हुआ था और कौन से वाली इमरजेंसी के हिसाब से हुआ था? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, या फाइनेंशियल इमरजेंसी? इन तीनों में से एक ऑप्शन है, कमेंट डाउन करिएगा। मस्ट अप्रूव, 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव करना पड़ेगा। इफ अप्रूवल बाई बोथ द हाउसेस, 6 महीने में, तो 3 साल तक का चलेगी भी ये इमरजेंसी, ये भी याद रखिएगा। प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये इसको डिसमिस कर दिया जाता है और सेंटर तुरंत आ जाती है यहाँ पर कोई एक्शन में। रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल जो है सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, फंडामेंटल राइट को कोई अफेक्ट नहीं होता है इस चीज़ इसमें, इस टाइप की इमरजेंसी में। और एक्सेप्ट प्रेसिडेंट नो अदर कैन रिवोक द प्रोविजन, तो प्रेसिडेंट पावर के पास बहुत अच्छी पावर है इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं। मुंबई वाला केस जो है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव हो सकते हैं इसके अगेंस्ट। सरकारी कमीशन, सेंट्रल स्टेट, ये बहुत बार आ रखा है सीडीएस इस पहले वाले में। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में कवर्ड है। इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि कहीं पर कोई पैसों को लेकर दिक्कत है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है वो स्टेट, या वहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो तुरंत फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी वहाँ लागू हो जाती है प्रेसिडेंट जी के आदेश के बाद। 44th अमेंडमेंट बोलता है कि डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी इज नॉट कंक्लूसिव, मे अप फॉर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यही चीज़ जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ है मुंबई वाला, वही ये अमेंडमेंट बोलता है कि भैया ये कंक्लूसिव नहीं है, यानी कि फाइनल नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करते हुए जा सकते हैं। 2 मंथ्स, यानी कि दोनों को प्रोक्लेमेशन जो है अप्रूव करना पड़ेगा दोनों हाउस से 2 महीने के अंदर। इफ लोकसभा इज डिसॉल्व, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स टिल 30 days ऑफ फर्स्ट सिटिंग, वंस अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस हो जाएगा। अच्छा, नो मैक्सिमम टाइम फॉर इट्स ऑपरेशन, एक बार अगर दोनों हाउस से अप्रूव हो गया ना कि भैया ठीक है, गलत नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो कोई दोनों हाउस में ऐसा नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 साल, 15 साल, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जिंदगी भर भी लग सकता है। तो उसको कैसे रोकेंगे, आगे देखते हैं। रिपीटेड अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूशन, कि एक बार अगर यहाँ से सिंपल मेजोरिटी से हो गया, बस भैया बात खत्म, हमेशा चलेगा ये। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड अप्रूवल नहीं चाहिए। और रिजोल्यूशन टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी, आइदर हाउस सिंपल मेजोरिटी, सिंपल है बहुत चीज़। मे बी रिवोक्ड बाई प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कि सिर्फ प्रेसिडेंट साहब रिवोक कर पाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट साहब साहब कर पाएंगे, मतलब किसके आदेश पे? प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी के आदेश पे। ऑब्वियसली चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन यही होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड करके प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करते हैं और ये बोलते हैं कि भैया लगा दो यहाँ, ये है कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ यूनियन जॉब। अच्छा, इन सब में क्या होता है कि सैलरी में कमी भी हो सकती है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी कहीं पर हो, और प्रेसिडेंट साहब को या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि हमें पैसा नहीं है देने को, तो तुरंत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं और इस तरह से सैलरी रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट तीनों इमरजेंसी में। कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ लाइन्स हो सकती है मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। 2 बार 3 बार ये चीज़ें देखिए और आपका बेसिक कवर हो जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ते हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब कौन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंट के पास सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ये होता है। मेथड इनका इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं होते हमारे तरह, जैसे लोकसभा के हो गए या लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, वैसे इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं इसमें। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ द हाउसेज, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। वहाँ क्या था, प्रेसिडेंट में था सिर्फ इलेक्टेड, इसमें क्या है, दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों है, दोनों हाउस के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। डज नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसमें मेंबर ये जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो कवर नहीं होती हैं, यानी कि ना ही असेंबलीज ना काउंसिल, दोनों में से कुछ नहीं आएंगी, सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेज इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं। 35 साल की एज लिमिट है, मतलब एटलीस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि 35 साल के आप होने चाहिए।
क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा, 5 ईयर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टर्म। ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए हो सकते हैं। 5 साल के एक बार का टेन्योर का 5 साल का रहता है। रिमूवल बाय राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि राज्यसभा के पास पावर है स्पेशल मेजोरिटी का रिमूव कर सकती है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, वही चीज़ जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है सेम चीज़ है इसमें भी। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फॉर होल 5 ईयर्स टू बी इलेक्टेड। इलेक्शन डिस्प्यूट अगर को होता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा भाई साहब। कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 मंथ्स, ओथ है 16 पे। तो अगर इनको प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना है तो सिर्फ 6 महीने कर पाएंगे, उसके बाद कुछ नया देखना पड़ेगा भैया। ठीक है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपने नोट्स देख रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पुराना वराना कुछ नहीं है। ये बेसिकली बता रखा है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट जो था किस चीज़ को लेकर था, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर रिलेशनशिप के बीच में ये एग्रीमेंट था। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर को लेके। ये बहुत बार 3 4 5 बार आ गया, जब मैं तैयारी कर रहा था 3 4 बार मेरे एग्जाम में ही आ गया था। तो आप ध्यान से लिख लीजिए, इसको अपने सामने कागज में लिख के चिपका लीजिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है हमेशा, इस बार भी आ सकता है। आप ध्यान से इनको रिवीजन करने, बार बार रिवीजन करना है इनका। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 371 है नागालैंड। आर्टिकल 371 ए है असम, सॉरी आर्टिकल 371 जो है वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371 ए है नागालैंड, बी है असम, सी है मणिपुर, डी है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, एफ है सिक्किम, जी है मिजोरम। ये एग्जाम में आया सी 2015 में। ठीक है। आपका एच है अरुणाचल प्रदेश, आई है गोवा, और जे है कर्नाटका। आप खुद की कुछ ट्रिक बना सकते हैं इसकी, एन जे ए एम ए ई एस जो भी आप बना सकते हैं, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे ना और एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। मैंने कभी ट्रिक नहीं बनाई, मेरे को ये हमेशा याद था वैसे ही। ठीक है। तो आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पंचायती राज। ऑब्वियसली हमने पंचायती राज बहुत ठीक ठाक डीप में पढ़ रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ठीक ठाक कवर कर लेता है वो। 73rd अमेंडमेंट 1992 के बाद पंचायती राज भाई साहब आए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी के वी राव कमेटी, हनुमंत कमेटी, हनुमंत राव है ये भी, एल एम सिंघवी कमेटी, पी के थुमगन कमेटी और वी एन गडगिल, इन सब ने पंचायती राज के फेवर में काम किया है। और वी एन गडगिल जो है ने इस्टेब्लिश किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आप सबको पता है कि पंचायती राज में सबसे नीचे की बॉडी होती है गांव लेवल की, ग्राम पंचायत, जिसको विलेज लेवल में बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक लेवल में होता है पंचायत समिति। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है जिला परिषद। 3 टाइप की बॉडीज है। फर्स्ट स्टेट जो है पंचायती वाले वो है राजस्थान। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, हो सकता है आज आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पार्ट 9 जो है, ठीक है, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक कवर होता है। 29 आइटम्स हैं इस लिस्ट में। आर्टिकल 40 डीपीएसपी है। तो इसमें 29 है, और म्यूनिसिपैलिटी में भी देखते हैं अभी कितने हैं। ठीक है। ग्राम सभा जो है, इसमें क्या होता है, पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज लेजिस्लेचर टू डिटरमाइन इट्स पावर्स एंड फंक्शन। देखिए, तो इसीलिए बोलते हैं ग्राम सभा है ना। तो बेसिकली जो पर्सन रजिस्टर्ड है वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में, वोटिंग लिस्ट में, गांव के लेजिस्लेचर की, वही डिटरमाइन करते हैं कि भाई पावर फंक्शन क्या है। ठीक है। 11th शेड्यूल में है 29 आइटम्स। ये कभी कभी पूछ लेगा सीधे सीधे आपसे। ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल। जैसे एमएलए एमपी के लिए होता है, वैसे इलेक्शन इसके लिए भी होता है। चेयरपर्सन ऑफ पंचायती राज एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। यानी जो बीच लेवल के जो, जैसे हमने पढ़ा था 3 तरह की बॉडी थी ना, यहाँ को अगर आप देखेंगे तो जैसे पंचायत समिति है। ठीक है। तो पंचायत समिति में क्या लिखा है कि जो चेयरपर्सन इन सब के रहेंगे इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो किनके द्वारा, जो पहले से इलेक्ट करे गए हैं जनता के थ्रू। जो इलेक्टेड है वही इलेक्टेड इनका इलेक्शन करेंगे। हमने पहले पढ़ रखा है कैसे टेकअप होता है, आप वाली स्लाइड्स देख सकते हैं। इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन जो है, एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस, उसके हिसाब से होगा इलेक्शन चेयरपर्सन का। ठीक है। रिजर्वेशन कैसे रहता है, 1/3 यानी कि 90 में से 30 सीट जो है वो वुमेन के लिए रहेंगे, SC ST का आज भी उसमें इंक्लूड होगा। 1/3 यानी कि 90 में से 30, दोबारा
टोटल नंबर के जो ऑफिस होंगे चेयरपर्सन के, उसमें वुमेन होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, स्टेट के पास पावर रहती है कि वो रिजर्वेशन के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए। ड्यूरेशन रहता है 5 साल का इनका। इफ रिमाइंडर इज लेस देन 6 months, नॉट नीडेड फॉर सच पीरियड। If reconstituted after premature dissolution, new one to be only new one to be only till remainder। इसको 2-3 बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। और अगर कोई क्लास 11 का क्लास 12 का बच्चा ये पढ़ के समझ सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने पहले पढ़ रखा है, 243 के में आता है। तो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और सर्विस टेंडर सब कुछ करने का गवर्नर। इनको डिसमिस लेकिन रिमूवल करता है हाईकोर्ट के जज की तरह, कौन? प्रेसिडेंट साहब। ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, अगर इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। स्टेट legislators to make provisions with respect to all matters relating to election of पंचायत। स्टेट legislator के पास होता है पावर प्रोविजन बनाने का। ठीक है। गवर्नर टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5 year टू रिव्यू द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ पंचायत। हर 5 साल में इनका काम होता है कि एक जो फाइनेंस कमीशन है वो इनका काम देगी। ठीक है। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दिस पार्ट्स। कहीं कहीं पर को नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमने होता होता भी है। ठीक है। तो मैंने याद रखा, नमैमिस करके याद रखा, नागालैंड, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, और बस जाओ से कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास। तो जो हिल एरिया है मणिपुर के वो भी इसमें है, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल के वो भी इसमें कवर होता है, यानी कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरियाज। 5वें शेड्यूल में कौन है, हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये म्यूनिसपैलिटीज है, पार्ट 9A में कवर है, 243 पी से लेके जेड तक का। तो आर्टिकल 243 पी जो है वो म्यूनिसपैलिटी को डिफाइन करता है और उसके बारे में बताता है। 74th अमेंडमेंट 1982 और 12th शेड्यूल में इसको दिया गया है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में था। जैसे पहले पंचायत वाला राजस्थान में था ना, वैसे ही मद्रास में था। एग्जाम में आ सकता है, याद कर लीजिए। लॉर्ड रिपन को हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें क्या रहता है, कैसे स्टेजेस रहते हैं? अपीलेट स्टेज रहता है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें 18 सब्जेक्ट, उसमें थे 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब नगर पंचायत वहाँ है जहाँ एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जहाँ गांव से लेके हल्का शहरीकरण हो रहा है, वो नगर पंचायत है। म्यूनिसिपल काउंसिल है जहाँ अर्बन एरिया छोटा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ है जहाँ अर्बन एरिया बड़ा है। ठीक है। इसमें कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं? ईच म्यूनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं, इसलिए वहीं इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर उठते हैं। ठीक है। तो हर जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पर को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करते हैं लोग वार्ड्स पे। Persons having special knowledge of municipal administration without the right to vote in meeting of municipality, members of Lok Sabha or Legislative Assembly of the state, members of Rajya Sabha, Legislative Council, registered electors in that area। ये सब जो हैं इलेक्शन ये कंपोजिशन बनवाते हैं। अब इसका रिजर्वेशन ये है कि 1/3 जो इसमें है वो SC ST के लिए होगा। इनका ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है, दोबारा इलेक्शन नहीं होता है। इफ ओनली 6 months आर लेफ्ट फॉर डिजर्वेशन, सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए तो कोई दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे भैया। इलेक्शन क्या है? आज स्टेट इलेक्शन कमीशन है 243 के में, ये भी हमने कल पढ़ रखा है। पावर, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइजेस पावर एक्सेट्रा। ये एग्जाम में आपके आ रखा है, CDS 2023 में आई गेस, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस बार के एग्जाम में आ रखा है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और पावर देती है कि भैया कितने तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारी पावर है, कहाँ तक का है। एग्जाम्प्टेड कौन है? शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, ये बेंगलोर दिल्ली बड़ी बड़ी सिटीज होगी ना, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है। छोटी छोटी जगह के लिए पंचायत होता है। ठीक है। जैसे बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन सब की जगह के लिए। जैसे बेंगलोर में है BBMP। जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मैंने देखा था कि BBMP की गाड़ी आती थी, यानी कि बुरहात बेंगलुरु म्यूनिसिपैलिटी पालिके, ऐसा करके कुछ था उनका नाम वहाँ कनाडा में। तो ये उनकी गाड़ियाँ आती थी वहाँ से, और जहाँ जहाँ ऑब्वियसली बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी देखने को मिलता है, वहाँ कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ ज़्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज़ ही रहती हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और कुछ कुछ कंडीशंस जो हमने पहले पढ़ रखा है, कितना स्क्वायर मीटर रहना चाहिए, कौन कौन सा एग्जाम, कौन सा व्यवसाय प्रोफेशन कौन इंसान कर सकता है, ये चीज़ें हैं उसमें।
यूनियन टेरिटरी जो है सेवन्थ अमेंडमेंट में के हिसाब से कुछ कुछ चेंज हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ गए? दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलते हैं प्राइम प्रेसिडेंट साहब कि भैया आप यहाँ अपॉइंट हो जाइए, ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर है आपका कौन कौन सी जगह? चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और उनकी खुद की, आप देखते हैं दिल्ली की खुद की पुलिस वगैरह नहीं है, मतलब इनफैक्ट है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर नहीं, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ थ्री लिस्ट इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट, इंक्लूड्स डीएल एंड, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी ये कवर होते हैं यहाँ पे। कोई इनके लिए कोई भी सब्जेक्ट में अगर लिस्ट है तो उस पर कुछ भी एक कानून जो है बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आस्क टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, पुडुचेरी से बोल सकती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन ऑल्सो मेक लॉज एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इसीलिए पुलिस वालों के लिए चलती नहीं है, तो ये एक्सेप्शंस पहले ही दे रखे हैं, देखिए, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन क्या है दिल्ली के? ये एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ हाई कोर्ट है, सबसे पहला ये है, एग्जाम में आ सकता है आपके। 69th अमेंडमेंट जो है वो बोलता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसका नाम आज से हो गया है। उसके अलावा डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम क्या है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, इग्नोर मत करिए, कमेंट करिए, कभी नहीं भूलेंगे। क्रिएटेड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्ट्रेंथ है उसकी 7 लोगों की है, सीधे सीधे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। पुडुचेरी में 30 लोगों की। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। कल हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा इन सब के कौन इलेक्शन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट एक्सेप्ट थ्री एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो कानून बना सकता है ये स्टेट पे, एक्सेप्ट ये और कंकरेंट लिस्ट के, इसके अगेन इसके अलावा वो बाकी स्टेट के उसमें कानून बना सकते हैं भैया। सीएम अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट नॉट बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये चीज़ पता ही सबको, बच्चों वाली बात है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जैसे सीजीआई के लिए होता है, उनके हिसाब से ये अपॉइंट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, उनको अपॉइंट करेंगे। और वंस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेट्स अपॉइंटेड, उसके बाद वो उनकी ही हेल्प से बाकी के जजेस को अपॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईकोर्ट जो है वो है कैलकाटा में। आप एक काम करिए, अभी के अभी एक मैप लाइए, मैप, ठीक है। और मैप में देखिए कि आपका कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पर उसके हाई कोर्ट है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे है, तो उसका हाई कोर्ट क्या है? कैलकाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, चंडीगढ़ का है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दादरा नगर हवेली का है बॉम्बे हाई कोर्ट। लक्षद्वीप का है केरला हाई कोर्ट। पुडुचेरी का है मद्रास हाई कोर्ट। तो आप ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कोई मैप में कहाँ पर कोई प्लेस हो रहे हैं। और जो भी आपको कभी जगह की बात बताऊँ तुरंत मैप से खोल के मैप में मार्क कर लेना, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आज मैं काफ़ी सुबह से बिजी था और मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, अभी भी मैं बहुत टाइम निकाल के एकदम 15-20 मिनट निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट जो बेचारा घर पे तैयारी कर रहा है बिना किसी मदद के, तो उसको कुछ हेल्प हो जाए। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिले। बहुत जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।